morning everyone. I hope that you all are fit and fine at home. Students of class 8, myself Vashish Nirwal, and today I will discuss the third part of your chapter, fourth of your history, that is tribal discourse and the vision of golden age. आज इस पार्ट में हम फॉरेस्ट लॉ और उसके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि फॉरेस्ट लॉ क्या था, उससे ट्रेड पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो चीज़ें हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक वशीष निर्वाल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. तो आइए हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं. फॉरेस्ट लॉ क्लासिफाइड सम फॉरेस्ट एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड. अब देखिए क्या हुआ, एक कानून पास कर दिया गया जंगलों के लिए कि जंगलों में जो टिम्बर प्रोड्यूस होती है, जो लकड़ी प्रोड्यूस होती है, उसको बचा के रखा जाए, रिजर्व करके रखा जाए, वो ब्रिटिश सरकार के लिए. इन दिस फॉरेस्ट पीपल नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य था, कॉलोनियल रूल था, तो ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी हमारी बिना परमिशन के कोई भी लोग जंगलों में नहीं जा सकता, ना कोई वहाँ पे झुंड कल्टीवेशन कर सकता, और यहाँ तक कि ना कोई वहाँ जंगल से कोई फल फ्रूट या किसी ले सकता है, और ना किसी प्रकार के जानवर का शिकार कर सकता है. उसके बाद सेकंड पॉइंट है, मैनी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड. अब जो झूम कल्टीवेटर्स थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो जंगलों में रहने वाले थे, हंटर गैदरर्स थे, अब उनको क्या हो गया, मजबूरी हो गई उनको. उन लोगों को क्या करना पड़ा, वो मजबूर हो गए अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर, आप ये कह सकते हैं, पलायन करने के लिए. ठीक है, क्योंकि जब जंगलों में उनकी एंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई, जंगलों में उनको रोक दिया गया, पाबंदियां लगा दी गई, तो वो बेचारे फिर क्या करते. तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी. द पोजेस प्रॉब्लम ऑफ लेबरर्स फॉर द ब्रिटिश टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड ट्रांसपोर्ट लेग्स. तो ब्रिटिशर्स ने वो लकड़ियाँ वगैरह क्योंकि उस टाइम जो रेलवे ट्रैक्स बिछते थे उसमें नीचे लकड़ियों का यूज़ किया जाता था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जंगलों में लकड़ियों को कटवाया, उनको फिर लोग उसको ट्रांसपोर्ट कराया एक स्थान से दूसरे स्थान पे. दस द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर सम पैचेस ऑफ लैंड. फिर उन्होंने सोचा कि यार हम लोगों को ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा. तो उन लोगों ने क्या काम किया, तो अब इस कंडीशन में ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि हम एक काम करते हैं, झूम कल्टीवेटर्स को, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वाले हैं, उन लोगों को हम कुछ लैंड दे देते हैं फॉरेस्ट का, और हम उनको अलाउ करेंगे टू कल्टीवेट ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन विलेजेस वुड हैव प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट. कि देखो भैया, जो गाँव में रहने वाला है उसकी जिम्मे, अगर आप हमें लेबरर्स प्रोवाइड कराएंगे, मजदूर प्रोवाइड कराएंगे, तो हम आपको जंगलों में आने की अनुमति प्रदान करेंगे. ये जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंपी गई कि वो जंगलों की देखरेख करे. मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रोज इन द ओपन रिबेलियन, सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ संग्राम संगमा इन 1906 इन असम. बहुत सारे रिबेलियन एक्ट हुए, संग्राम हुआ 1906 में आसाम में. एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह, फॉरेस्ट जंगलों का सत्याग्रह हुआ, फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 इन द सेंट्रल प्रोविंसेस. फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ सेंट्रल प्रोविंसेस के तहत. अब देखिए द प्रॉब्लम विद ट्रेड. देखिए व्यापार में क्या क्या दिक्कतें थी. बात है ड्यूरिंग 19th सेंचुरी की, जब ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स स्टार्टेड कमिंग टू मोर ओपन इन फॉरेस्ट. जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, मनी लैंडर्स थे, वो जंगलों में आते थे और जंगलों से चीज़ों को खरीदते थे, जिसके बदले वो ऑफरिंग कैश लोन देते थे, और आस्किंग ट्राइबल ग्रुप्स टू वर्क फॉर वेजेस. जो ट्राइबल ग्रुप थे उनको कहते थे, देखो हम आपको मेहनता ना देंगे, मजदूरी देंगे, आप काम करो. हजारीबाग वॉज एन एरिया वेयर सांथल्स रियर्ड कोकून. हजारीबाग में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सांथल्स एक ट्राइबल ग्रुप था जो कोकून, रेशम की खेती किया करता था, रेशम के कीड़े पालता था. द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु gave loan to the tribal people and collect the cocoon.
अब जो ये ट्रेडर जो व्यापारी थे, जो सिल्क के व्यापारी थे, ये अपने एजेंट्स को भेजते थे, ये ट्राइबल ग्रुप को लोन अप्रूव करते थे और उनके बदले उनसे क्या लेते थे, वो कोकून ले लेते थे, जो क्या करते थे, उसके बदले में उनसे कोकून ले लिए जाते थे। फिर वो क्या करते थे, उन कोकून को एक्सपोर्ट कर देते थे गया में, और वहाँ पे उनके जो दाम थे वो 5 गुना ज़्यादा दाम में उन कोकून को बेच दिया जाता था। तो फिर वो लोग क्या करते थे, कोकून को गया में एक्सपोर्ट कर देते थे और उनको 5 गुना ज़्यादा दाम में बेच दिया जाता था। जो मिडिल मैन होते थे, हु अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड सिल्क ग्रोअर मेड ह्यूज प्रॉफिट। जो बिचौलिया होते थे ना, जो सिल्क कोकून को प्रोवाइड कराते थे, वो दोनों साइड से अच्छा खासा माल कमा लेते थे, बढ़िया पैसा कमा लेते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। द सिल्क ग्रोअर ओन अर्न लिटिल, वेरी लिटिल। लेकिन जो सिल्क बोने वाला है, बोने वाला क्या हूँ, जो सिल्क को प्रोड्यूस करा रहा है, उसको बेचारे को बहुत कम चीज़ मिल गई थी। ठीक है, तो अब दूसरा बात है द सर्च फॉर वर्क। अब वो लोग अपने काम की तलाश में ढूंढने लगे। द कंडीशन ऑफ ट्राइबल हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वॉज इवन वर्स। अब जो लोग अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए जाने लगे, तो क्या होने लगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होने लगी। एकदम से तो काम नहीं मिलता, तो उनकी कंडीशन बद से बदतर हो गई। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी के आखिरी में द प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप। प्लांटेशन शुरू हो गया, माइनिंग इम्पोर्टेंट हो गई इंडस्ट्री के लिए। ट्राइबल्स को रिक्रूट किया जाने लगा लार्ज नंबर में कि वो चाय की खेती करे आसाम में, कोल माइंस में काम करे झारखंड में, उसके बदले में उनको वेजेस मिलती थी, और उससे उनको बचाया जाता था कि मतलब आप लोगों को अब कहीं नहीं जाना, घर बार कहीं नहीं जाना, यहीं रहो और अपना काम करो। तो इस पार्ट में हमारा इतना ही है। लास्ट पार्ट में हम रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।